Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start chapter number 2, biological molecules. This is our first lecture of chapter number 2. In this lecture we will study about the chemical composition of protoplasm, condensation and hydrolysis, importance of water, properties of water and carbohydrates. और साथ में हम important MCQs भी देखेंगे जो कि अक्सर आपके MDK में आते हैं। लेकिन इन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हम देखते हैं व्हाट आर द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एक्चुअली है क्या चीज़। तो फर्स्ट कम टूवर्ड्स द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अगर देखा जाए तो पूरा जो हमारा वर्ल्ड है या जो यूनिवर्स है इसमें जितने भी मटेरियल्स हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, ये किस चीज़ से बनते हैं? ये सारे एटम से बनते हैं। जब एटम्स कंबाइन होते हैं दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनाते हैं। एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। कंपाउंड्स एंड क्या बनाते हैं साथ में? मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जो कि लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लिविंग बींग्स में प्रेजेंट होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, जो कि लिविंग बींग्स में होते हैं। केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि लिविंग बींग में प्रेजेंट होते हैं। अब इन्हीं मॉलिक्यूल्स की अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ना चाहें डिटेल से, अगर इनकी हम कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं, इनके फंक्शन को पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कौन कौन से रिएक्शन में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का क्या रोल है, तो इन सारी डिटेल स्टडी को क्या कहा जाता है? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं हम इसमें। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की कॉम्पोजिशन देखते हैं, इसमें स्ट्रक्चर देखा जाता है, फंक्शन को भी हम डिटेल से पढ़ते हैं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, किस कौन कौन सी चीज़ से बना है और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं? डिटेल से पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चूँकि लिविंग बींग्स में प्रेजेंट होते हैं तो इसलिए हम पहले पढ़ते हैं कि ये लिविंग बींग्स में कौन कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और उनका रेशो क्या है और किस तरह से इनकी अरेंजमेंट हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म कि प्रोटोप्लाज्म केमिकली कौन कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से बना है। लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या चीज़ है? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। सेल जो होता है लिविंग सेल, वो किस चीज़ से बनता है? हमारे पास ये क्या है? लिविंग सेल है। अगर हम देखें तो लिविंग सेल के अंदर क्या है? हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के साथ साथ ये जो आपको येलो कलर में शो किया है ये सारा हमारे पास क्या है? ये सारा हमारे पास है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये पूरा हमारे पास क्या है? साइटोप्लाज्म। अगर इसका हम सेल मेम्ब्रेन रिमूव कर ले, सेल मेम्ब्रेन को अगर हम रिमूव करें तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा? साइटोप्लाज्म बचता है और हमारे पास बचता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। मीन्स के सेल विदाउट सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल का हम सेल मेम्ब्रेन रिमूव कर दें तो उसे क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। और अगर सेल मेम्ब्रेन हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पीछे बचता है। तो इसलिए इस प्रोटोप्लाज्म को हम डिफाइन करते हैं कि न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। और आप इस तरह भी कह सकते हैं कि सेल विदाउट सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब अगर हम देखें तो नेचुरली टोटल हमारे पास आए हैं 92 एलिमेंट्स जो कि नेचुरली प्रेजेंट है इस वर्ल्ड में। ठीक है, और इन 92 एलिमेंट्स से लिविंग थिंग्स भी बने हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी बने हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे लिविंग थिंग्स की। तो इन्हीं 92 में, आउट ऑफ 92, इन्हीं 92 में 25 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, उनमें मौजूद होते हैं। और इन 25 एलिमेंट्स को कहा जाता है बायो एलिमेंट्स। ठीक है, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट है इसलिए इनके साथ कौन सा वर्ड ऐड हो गया? बायो का वर्ड ऐड हो गया। इनको कहा जाता है बायो एलिमेंट्स। ये बायो एलिमेंट्स लिविंग बीइंग में प्रेजेंट होते हैं। लिविंग बीइंग्स में हमारे पास आता है ह्यूमंस भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं।
लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो इन 25 में से सिर्फ और सिर्फ 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं, बायो एलिमेंट्स हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये 16 में डिफरेंट टाइप्स हैं, कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, कुछ कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, कुछ बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इन 16 में हम देखें तो 6 एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि प्रोटोप्लाज्म का 99% पार्ट बनाते हैं। मीन्स के उसका जो मेन पार्ट होता है, मेजर जो उसका पार्ट होता है, वो कौन से एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म क्या करते हैं, बनाते हैं। और उन एलिमेंट्स को कहा जाता है मेजर एलिमेंट्स। मेजर एलिमेंट्स में हमारे पास आता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारे पास 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि प्रोटोप्लाज्म का 99% बनाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है मेजर एलिमेंट्स। अब इसके 1% जो बाकी रह गया, वो जो 10 एलिमेंट्स यहाँ पर रिमेनिंग 10 एलिमेंट्स हैं, वो बनाएंगे 1% पार्ट जो कि प्रोटोप्लाज्म का भी रहता है। 99% बन गया बाय मेजर एलिमेंट्स। 1% जो रहता है उसे कौन बनाएंगे, 10 जो एलिमेंट्स हैं वो 1% पार्ट को बनाते हैं, ठीक है। अब इन्हीं 10 में से कुछ को हम कहते हैं माइनर बायो एलिमेंट्स। माइनर बायो एलिमेंट्स वो बायो एलिमेंट्स हैं जो कि 1% से भी कम पार्ट बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म का। 1% से भी लेस पार्ट बनाते हैं, कम पार्ट बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म का। उन्हें कहा जाता है माइनर बायो एलिमेंट्स। उनमें हमारे पास इंक्लूड है पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि 1% से बहुत ही कम, मीन्स 0.01% पार्ट बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म का। बहुत ही कम पार्ट बनाते हैं, 0.01%, इंतहाई कम वैल्यू है। इतना पार्ट बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म का, उन्हें कहा जाता है ट्रेस। ट्रेस बहुत ही कम को कहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस एलिमेंट्स में हमारे पास हैं आयरन, कॉपर, मैग्नीज एंड जिंक, ठीक है। ये हमारे पास हो गए टोटल एलिमेंट्स, 16 एलिमेंट्स जो कि ह्यूमन बॉडी के बनाते हैं। इनमें मेजर एलिमेंट्स जो कि 99% बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म का, माइनर एलिमेंट्स जो बनाते हैं लेस देन 1%, और ट्रेस एलिमेंट बनाते हैं 0.01%। तो ये आपके MCQs में आ सकता है कि मेजर एलिमेंट्स कितना पार्ट बनाते हैं, माइनर एलिमेंट्स कितना पार्ट बनाते हैं, और ट्रेस एलिमेंट्स कितना पार्ट बनाते हैं, और कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स हैं, कौन से आपके पास माइनर एलिमेंट्स हैं, और कौन से आपके पास ट्रेस एलिमेंट्स हैं। अब जब बायोमोलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो ये दो तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं। एक हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा हमारे पास होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका जो फ्रेमवर्क होता है, जो स्केलेटन होता है, वो कार्बन कार्बन चेन से बनता है, ठीक है। कार्बन कार्बन चेन से बनता है। और इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो ज़्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो हमारे पास है प्रोटीन। सेकंड हमारे पास है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन चेन की स्केलेटन या फ्रेमवर्क प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। अब अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल्स देखें तो उसमें हमारे पास है फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये 2 दफ़ा रिपीट हो गया। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि बायो एलिमेंट से बनते हैं। और इनमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन कार्बन चेन प्रेजेंट होता है, इसका पूरा स्केलेटन मौजूद होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन चेन प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि हमारे पास है वाटर और मिनरल्स। अगर वाटर के फार्मूला आप देखें H2O, तो इसमें आपको कहीं भी कार्बन दिखाई नहीं देगा, ठीक है। फिगर अगर आप देखिए, इसमें टेबल जो हमारे पास बना हुआ है, तो टेबल में आपको डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स गिवन है और साथ में उनका परसेंटेज गिवन है इन बैक्टीरियल सेल एंड मेमेलियन सेल। वाटर जो है ये हमारे पास मोस्ट अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल्स है इन अ लिविंग सेल, चाहे वो बैक्टीरिया का हो या वो मैमल का हो। 70% जो सेल में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, वाटर। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाटर कितना इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए या लिविंग थिंग्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे पास बैक्टीरियल सेल में 15%, जबकि मेमिलियन सेल में 18% प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स
3% in bacterial cell and 4% in mammalian cell. Lipids 2% in bacterial cell and 3% in mammalian cell. DNA 1% मौजूद है बैक्टीरियल सेल में, जबकि मेमिलियल सेल में उससे भी कम होता है 0.25%। RNA अगर देखें तो बैक्टीरियल सेल में ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेमिलियन सेल, 1.1% इन मेमिलियन। अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड मेटाबोलाइट्स, ये हमारे पास है, दोनों में इक्वल है, 2% इन बैक्टीरिया एंड 2% इन मेमिलियन सेल। और इनऑर्गेनिक आयंस सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन और सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं 1% सेम है इन बोथ बैक्टीरियल एंड मेमिलियन सेल। तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए, इससे आप पास डिफरेंट MCQs आ सकते हैं। उनकी परसेंटेज आपसे पूछ सकते हैं कि वाटर कितने परसेंट बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट है या मेमिलियन सेल में प्रेजेंट है, या DNA कितना परसेंट प्रेजेंट है। इस तरह आपके पास डिफरेंट MCQs इस टेबल से आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लिविंग बॉडी में, लिविंग सेल के अंदर, ठीक है। और इसलिए इनको हम कहते हैं फंडामेंटल, जो कि बुनियादी होते हैं, जो कि हमारे सेल का बुनियाद रखते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं लिविंग सेल्स के लिए, लिविंग बींग्स के लिए। उनको कहा जाता है फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने हैं? 4। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। इनको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके पास सिर्फ शॉर्ट सा इनका इंट्रोडक्शन है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है लिविंग सेल के लिए, प्रोटीन्स क्यों इंपॉर्टेंट है, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है? प्रोवाइड फ्यूल फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जितनी भी सेल के अंदर होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें वो रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें फूड की ब्रेक डाउन होती है या फॉर्मेशन होती है मॉलिक्यूल्स की, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। सिंपल अगर हम कहें तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ है या वो रिएक्शंस है जिनसे लिविंग बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो उसके लिए जो फ्यूल होता है वो कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट्स को हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। Proteins present in membranes, ribosome, cytoskeleton and enzymes of cell. प्रोटीन्स कहाँ प्रेजेंट होता है? डिफरेंट सर्फेसिस पे प्रेजेंट रहता है, डिफरेंट मेम्ब्रेन्स में, राइबोसोम्स में, साइटोस्केलेटन और एंजाइम्स। लिपिड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन्स में, साइटोप्लाज्म सोर्स ऑफ एनर्जी है लिपिड्स, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और साथ में इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है सेल को। न्यूक्लिक एसिड जो हमारे पास है, DNA इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास 2 टाइप्स है, एक हमारे पास है DNA और दूसरा हमारे पास है RNA। DNA कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स दी सेल एक्टिविटी। हेरिडिटी की जो होती है, जो ट्रांसफ़र होते हैं इंफॉर्मेशन, उसको कंट्रोल करता है। जबकि RNA प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। DNA कहाँ प्रेजेंट होता है? DNA प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स, जबकि RNA प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोसोम में और साइटोप्लाज्म में, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। डिटेल से फिर हम इन सब को पढ़ेंगे आगे, काफ़ी डिटेल है इसी चैप्टर में। कार्बोहाइड्रेट्स की, इसके डिफरेंट टाइप्स हम देखेंगे, प्रोटीन्स का हम डिटेल से देखेंगे, इसके फंक्शंस को देखेंगे, लिपिड्स को भी, न्यूक्लिक एसिड को भी। तो इसलिए आप यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट सा देख लें, आगे हम डिटेल से आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे इसको। अब हमारे पास है कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस। जो डिफरेंट लार्ज मॉलिक्यूल्स हमारे पास बनते हैं, जो हमारे पास ह्यूज मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिन्हें कहा जाता है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स किस चीज़ से बनते हैं? मैक्रो मीन्स क्या होता है हमारे पास? लार्ज मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मीन्स लार्ज। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं डिफरेंट यूनिट्स से, डिफरेंट यूनिट्स कंबाइन होते हैं, उनसे हमारे पास एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स जब बनते हैं तो इनके लिए जो यूनिट्स होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? मोनोमर्स, ठीक है। ये जो इनके मोनोमर्स होते हैं, ये डैश मैंने इसलिए किया कि इसकी जगह हम किसी भी मोनोमर को लिख सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ समझाने के लिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स या डिफरेंट यूनिट्स कंबाइन होकर बनाते हैं, एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं या एक पॉलीमर बनाते हैं। और अब ये मोनोमर्स जो होते हैं ये कंबाइन किस तरह होते हैं, कि कौन से रिएक्शंस को ये फॉलो करते हैं, कौन से प्रोसेस के थ्रू ये कंबाइन होके क्या बनाते हैं? हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स या पॉलीमर्स बनाते हैं। Two monomers join together by removing hydroxyl group from one monomer and hydrogen from another monomer
इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन रिएक्शन हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें अगर दो मोनोमर्स कंबाइन होते हैं, अगर हमारे पास क्या है, दो मोनोमर्स कंबाइन होते हैं तो एक मोनोमर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होता है और दूसरे मोनोमर से हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव होता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। ये आपको किस तरह समझ आएगा, एक एग्जांपल से। अगर आप एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का, ठीक है, ये हमारे पास एक ग्लूकोज हो गया और ये हमारे पास दूसरा ग्लूकोज हो गया। अब जब कंडेंसेशन का रिएक्शन होगा तो इस एक ग्लूकोज से कौन सा ग्रुप रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और एक से रिमूव हो जाएगा हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा पॉलीमर और साथ में वाटर मॉलिक्यूल आएगा हमारे पास। ठीक है, इस तरह हमारे पास इसका हम और भी कंबाइन कर सकते हैं, और हर एक जब रिएक्शन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता जाएगा और हमारे पास पॉलीमर बनेगा, इसलिए इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। डी का मतलब क्या है, रिमूवल, और हाइड्रेशन क्या है, क्या हमारे पास वाटर, कि हमारे पास क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर। जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, मोनोमर्स कंबाइन हो एक दूसरे के साथ, तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोलिसिस हमारे पास इसके ऑपोजिट रिएक्शन है। क्या है, इस इज द रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। इसमें ब्रेक डाउन होगी एक पॉलीमर की। यहाँ पर हमने क्या कहा था कि यहाँ पर हमारे पास पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है, मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है। जबकि हाइड्रोलिसिस में पॉलीमर जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू मोनोमर्स बाय द एडिशन ऑफ वाटर। यहाँ पर हमारे पास था रिमूवल ऑफ वाटर और यहाँ पर हमारे पास है एडिशन ऑफ वाटर। अगर आप फिगर देखें तो इसमें हमारे पास फर्स्ट वन क्या है, हमारे पास है कंडेंसेशन। दो मोनोमर्स कंबाइन हुए हैं, मोनोमर ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास है 2। जब दोनों कंबाइन होते हैं तो एक से आया हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हुआ है और दूसरे से हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव हुआ है, और दोनों कंबाइन होके इनने क्या बनाया है, डायमर। इसलिए कहा गया क्योंकि ये दो मोनोमर से बनता है, डाई का मतलब होता है 2। अगर 3 होंगे तो ट्राइमर होगा। इस तरह से इसको क्या नाम दिया है, डायमर, और साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन। और कंडेंसेशन रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अगर कंडेंसेशन को हम रिवर्स करें तो हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। ये हमारे पास कंडेंसेशन का है। अगर इसका रिवर्स हम देखें तो रिवर्स में क्या होता है, एक पॉलीमर हम लेते हैं, ये हमारे पास अगर है, देखिए डायमर है, और इसको हम वाटर प्रोवाइड करेंगे, रिएक्शन को हम रिवर्स में भी ले रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो रहे यहाँ पर। यह हमने क्या लिया है, एक पॉलीमर ले लिया, पॉलीमर को हमने वाटर प्रोवाइड किया है। तो जब वाटर प्रोवाइड करते हैं पॉलीमर को और वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इधर आप देखिए ना, हमारे पास ये बन गया डायमर। ठीक है, अगर हम उसको देखें डायमर और उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं वाटर, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या बनेगा, हमारे पास एक ये आ जाएगा और साथ में, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल यूज़ हो गया। water molecule use हो गया है for the breakdown of polymer into monomer, so this reaction is called hydrolysis। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस। यहाँ देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक मोनोमर से रिमूव हुआ है, जबकि हाइड्रोजन दूसरे मोनोमर से रिमूव हुआ है, और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ रिलीज होगा। इस तरह से जब बाकी दो के नेक्स्ट 2 मोनोमर्स कंबाइन होंगे तो एक और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। इधर देखिए वाटर मॉलिक्यूल सर रिमूव होंगे, लेकिन जब हम हाइड्रोलिसिस होगा तो उनको हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर वाटर इससे रिमूव हो रहा है, जबकि हाइड्रोलिसिस में वाटर प्रोवाइड करते हैं फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीमर। ठीक है, आसान है, सिंपल है बहुत, कि कंडेंसेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन होती है ऑफ द पॉलीमर और साथ में क्या मिलता है हमें, वाटर मॉलिक्यूल। जबकि हाइड्रोलिसिस में क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है ऑफ पॉलीमर बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर, कि वाटर क्यों क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अगर आप देखें तो हमारे पास 3/4 ऑफ जो अर्थ है, अर्थ का जो हमारे पास 3/4 पोर्शन है वो किस चीज़ से ऑक्युपाइड है, ये हमारे पास ये जितना भी एरिया होता है ये सारा का सारा वाटर से ऑक्युपाइड होता है। जबकि सिर्फ 1% क्या है हमारे पास, लैंड। ठीक है, ये हमारे पास वाटर है अर्थ में, और ये हमारे पास क्या है, लैंड। 3/4 पोर्शन हमारे पास क्या है, वाटर, और ये हमारे पास 1 पोर्शन क्या है, लैंड है हमारे पास। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना वाटर इम्पॉर्टेंट है
लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कि ये अर्थ का 3/4 पोर्शन क्या है, वाटर से वो ऑक्युपाइड है, और सिर्फ एक पोर्शन जो हमारे पास है वो है लैंड। लिविंग ऑर्गेनिज्म की हमने पहले भी बात की कि 70% या 70 to 90% जो लिविंग सेल होता है उसमें वाटर प्रेजेंट होता है। 70 to 90% वाटर प्रेजेंट होता है इन लिविंग सेल, ठीक है। अब लिविंग सेल में 70 to 90% वाटर है, तो इससे भी हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाटर लिविंग सेल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मोर देन 2/3 ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय अर्थ, मोर कवर्ड बाय अर्थ नहीं, सॉरी, कवर्ड बाय वाटर। The chemical and physical properties of water are so designed that they are so important for life processes. अब ये वाटर इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। उन प्रॉपर्टीज़ की वजह से वाटर की इम्पॉर्टेंस और भी बढ़ी है, और भी ज़्यादा हुई है। अब हम उन प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर हमारे पास है, सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, पोलर नेचर ऑफ वाटर। पोलर नेचर का मतलब कि वाटर में हमारे पास दो टाइप के चार्जेस प्रेजेंट हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मीन्स दो पोल्स जिस तरह होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो चार्जेस प्रेजेंट हैं। वाटर मॉलिक्यूल अगर इधर हम ड्रॉ करें, हमारे पास ऑक्सीजन, और ये हमारे पास इधर आ जाएगा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हमारे पास होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, जबकि हाइड्रोजन होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव इस ऑक्सीजन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिनमें ये कैपेसिटी होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने दो हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसके ऊपर चार्ज भी आया है हमारे पास नेगेटिव। जबकि हाइड्रोजन में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, इसलिए इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो वाटर हमारे पास यह एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस प्रेजेंट हैं। ऑक्सीजन एंड इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन एंड इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इनको आपस में बाउंड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास स्पेसिफिक टाइप की बॉन्डिंग है जो कि नॉर्मली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट नहीं होते, आपस में फिक्स होते हैं, बाउंड रहते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट ये क्यों है, क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है। तो अगर इसमें हम पोलर सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व करेंगे तो ये इजीली डिज़ोल्व कर लेगा ऑल पोलर टाइप सब्सटेंसेस को, ठीक है। जितने भी पोलर सब्सटेंसेस होंगे उनको वाटर इजीली डिज़ोल्व कर लेता है, जबकि नॉन पोलर सब्सटेंसेस को ये डिज़ोल्व नहीं करता, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं होते, ठीक है। पोलर हमारे पास, अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें NaCl के सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड में हम देखते हैं कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम इसको वाटर मॉलिक्यूल के साथ डिज़ोल्व करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज जिसके पास होगा वो अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। इधर हम ये ज़रा ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको ये हो गया, और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज। वाटर मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम क्लोराइड में जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो अट्रैक्ट होगा टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज जो कि वाटर में ऑक्सीजन पर है, और क्लोरीन के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो इधर देखिए क्लोरीन में हम, क्लोरीन जो है वो अट्रैक्ट हुआ है टूवर्ड्स हाइड्रोजन, यहाँ देखिए हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, जबकि सोडियम बनाया है ऑक्सीजन के साथ ये बाउंड होगा। तो इस तरह से क्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में टाइटली बाउंड हो जाएंगे, और ऑक्सीजन और सोडियम आपस में टाइटली बाउंड हो जाएंगे, और इसलिए डिज़ोल्व कर लेगा सोडियम क्लोराइड को, जो कि हमारे पास एक पोलर सब्सटेंस है। और इसी वजह से वाटर को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को क्या प्रोवाइड करता है, एक साइट प्रोवाइड करता है या मीडियम प्रोवाइड करता है, ताकि इसमें इजीली रिएक्शंस हो सके और ये मॉलिक्यूल्स को इजीली डिसॉल्व कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है कोहेजन एंड एडहेजन। कोहेजन हमारे पास क्या होती है,
ऐसी अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं, स्टिक होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। तो इस टाइप की अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है, कोहेशन। और ये अक्सर सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे प्रेजेंट होती है। जो साइड्स पे होती हैं, अंदर होते हैं, जो साइड्स पे स्पेशली होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, एडहेशन। ठीक है। तो सरफेस पे जो अट्रैक्ट मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन होती है उन्हें कहा जाता है कोहेशन। और उन्हीं अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल होता है स्टिक टू ईच अदर। और इसी की वजह से वाटर क्या करते हैं, वाटर फ्लोज फ्रीली ड्यू टू कोहेशन। एडहेशन इज द अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू पोलर सरफेस। पोलर सरफेस के ऊपर जब वाटर मॉलिक्यूल फ्रीली फ्लोट करता है और इसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन नहीं होते तो इनके दरमियान स्पेसिफिक टाइप की अट्रैक्शन होती है और उस अट्रैक्शन को कहा जाता है एडहेशन। ठीक है, एडहेशन फोर्स भी कहते हैं, एडहेशन भी कहते हैं। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अ सिस्टम। इसी कोहेशन और एडहेशन की वजह से क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स अगर हम किसी उस कंटेनर में डालते हैं तो वो ब्रेक डाउन नहीं होता और वो ये सारा जो है कोहेशन और एडहेशन क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे के पूरे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी क्या है हमारे पास, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उस हीट को कहते हैं जिसकी वजह से किसी भी लिक्विड का क्या हो, टेम्परेचर इंक्रीज हो। अगर हम यहाँ वाटर की बात करें तो वाटर के अगर हम देखें 1 ग्राम ऑफ वाटर हम लें और उसकी टेम्परेचर को हम इंक्रीज करना चाहें बाय 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करना चाहें 1 ग्राम ऑफ वाटर का, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ वाटर हमने लिया और उस 1 ग्राम ऑफ वाटर को हम चाहते हैं कि इसके टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। अगर हम यहाँ पे लेते हैं फॉर एग्जांपल, हमने लिया है 1 ग्राम ऑफ वाटर, इसका टेम्परेचर हमारे पास है 3 डिग्री सेंटीग्रेड और हम चाहते हैं कि इसका, ये हमारे पास है 1 ग्राम, कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी, जो कि 1 ग्राम ऑफ वाटर के टेम्परेचर को 3 डिग्री से इंक्रीज करके 4 डिग्री पे लेगी, मीन्स 1 डिग्री इंक्रीज कर लिया, तो उस हीट को कहते हैं हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, हाई स्पेसिफिक हीट जो वाटर का है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसका जो हमारे पास इम्पॉर्टेंस है वो इस तरह है कि ये इट हेल्प्स इन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में किस तरह हेल्प करता है कि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस जब होते हैं तो उनसे हीट एनर्जी रिलीज होती है और वाटर मॉलिक्यूल्स उस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। वाटर एब्जॉर्ब्स एंड रिलीज हाई एनर्जी विद लिटिल चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होता है तो ज़्यादा एनर्जी क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। बॉडी के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस हो गए, टेम्परेचर चेंज हो गया। जब टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो अगर टेम्परेचर बहुत ही इंक्रीज़ होता है तो उससे हमारे जो बॉडी के प्रोटीन्स हैं या डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं बाकी, वो क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। लेकिन वाटर क्या करते हैं, जैसे ही हीट रिलीज़ होता है हमारी बॉडी में वाटर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन रहता है। इसलिए वो इसे क्या क्या कहा जाता है, इट वर्क एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर, टेम्परेचर को स्टेबल रखता है। स्पेशली लिविंग बॉडी के अंदर क्या करता है, टेम्परेचर को स्टेबल रखता है बाय एब्जॉर्बिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारे पास उस अमाउंट ऑफ हीट को कहते हैं जो कि 1 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर को कन्वर्ट करते हैं इनटू वेपर्स। ठीक है, अगर हम ले 1 ग्राम ऑफ वाटर और हम चाहते हैं कि ये वाटर जो है ये क्या एवापोरेट हो जाए, तो एवापोरेट तब होंगे जब वो बॉयल हो जाएंगे। बॉइलिंग के बाद उस जितनी भी एनर्जी मिलेगी तो वो गेन करके उसे क्या कर लेंगे, एवापोरेशन में ले यूज़ कर लेंगे। तो उस एनर्जी को हम फिर क्या कहते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन भी क्या है, वाटर का ज़्यादा होता है और ये क्या करता है, हेल्प एनिमल्स एंड प्लांट्स टू गेट राइड ऑफ एक्सेस बॉडी हीट। जब गर्मियों में स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग की वजह से वाटर जो होता है हमारी बॉडी के सरफेस पे आ जाता है, सरफेस पे आता है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके एवापोरेट हो जाता है। जैसे एवापोरेट होता है तो हमारी बॉडी कूल हो जाती है, तो ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन कूलिंग, कूलिंग में भी हेल्प करता है और उसके साथ साथ हीट जो होती है बॉडी से वो रिमूव हो जाती है, जो एक्स्ट्रा हीट होती है वो रिमूव हो जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैन बी लॉस्ट विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। वाटर कम
एवापोरेट होता है, लेकिन हीट अपने साथ ज़्यादा एवापोरेट कर लेता है। तो जब ज़्यादा हीट एवापोरेट कर लेता है अपने साथ, रिमूव कर लेता है बॉडी से, बॉडी जो होती है वो कूल हो जाती है, बॉडी की टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है। इसलिए हमारे लिए वाटर जो है ज़्यादा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन इज द रिडक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन हमारे पास क्या होते हैं, अगर हम ऑयल को डालते हैं वाटर के सरफेस पे, ठीक है, वाटर के सरफेस पे डालते हैं, जिस तरह आप इस फिगर में देख सकते हैं, तो हमारे पास ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल, हमने पहले पढ़ा कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है ये डिसॉल्व नहीं होते वाटर में, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं होते। प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं होते तो क्या कर लेते हैं, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की प्रॉपर्टी है वाटर में, ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उसको एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर लेते हैं ताकि इनके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स का कांटेक्ट कम हो। अगर इस फिगर में आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास देखिए कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ अटैच है वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 7 दूसरे के साथ, तो टोटल हमारे पास आ गए 14 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसको डिक्रीज़ करने के लिए कि इनका कांटेक्ट कम हो जाए, तो वाटर क्या करते हैं, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन करते हैं। ये हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस को एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर लेते हैं, तो इधर वाटर मॉलिक्यूल्स इनके साथ जो कांटेक्ट में आते हैं उनका नंबर डिक्रीज़ हो जाता है। अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे हमारे पास टोटल 9 है, और यहाँ पर हम 7 + 7 तो हमारे पास होते हैं 14 मॉलिक्यूल्स। तो 14 मॉलिक्यूल्स को इन्होंने क्या किया, डिक्रीज़ किया है, 9 तक लेकर गए हैं। बाय व्हाट, बाय हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर लिया। इस तरह से अरेंज करने से वाटर मॉलिक्यूल का कांटेक्ट कम हो जाता है विद नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, एंड दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन मीन्स कि जिसमें आइंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होते हैं। ये बहुत कम मॉलिक्यूल्स में होते हैं कि वो क्या कर स्प्लिट हो सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में। तो वाटर क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव होता है जबकि हाइड्रोक्सिल आयन हमारे पास नेगेटिव होता है, और ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। ठीक है, ये आयनाइज हो जाता है, तो ये आयनाइजेशन क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। और ये हमारे पास रिवर्सिबल भी है, इधर आप एरो देख सकते हैं कि ये वाटर मॉलिक्यूल है, स्प्लिट हुआ है इनटू हाइड्रोक्सिल आयन, और ये हमारे पास है हाइड्रोजन आयन, आयंस में स्प्लिट हुआ है। और ये आयनाइजेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, फॉर द फंक्शन ऑफ एंजाइम। और अगर हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस दोबारा रिवर्स हो जाए, आयनाइजेशन ख़त्म हो जाए, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्स होकर दोबारा वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयंस कंबाइन होके वाटर मॉलिक्यूल दोबारा से बना लेंगे। नेक्स्ट वन इज़ लो डेंसिटी ऑफ आइस, कि आइस की डेंसिटी क्यों कम होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। अगर हम वाटर देखें तो वाटर के ऊपर क्या करते हैं, अक्सर आइस फ्लोट कर रहा होता है। तो फ्लोट, जब कोई भी सब्सटेंस फ्लोट करता है तो इट मीन्स कि उसकी डेंसिटी क्या है, कम है। तो आइस की डेंसिटी क्यों कम होती है, आइस की डेंसिटी इसलिए कम होती है, जब हम वाटर मॉलिक्यूल्स की अगर देखें तो उसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये हमारे पास है, ये एक मॉलिक्यूल है, और इस तरह हम देखें तो ये हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल हो गया वाटर का। तो वाटर के हमारे पास ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इधर हम नीटली खुद ही ड्रा कर लेते हैं कि ये फिगर से आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये ब्रेक डाउन होती है और दोबारा से बनती है। तो ये ब्रेकिंग और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंटिन्यू होती है। इनके दरमियान ये जो स्पेसेस होते हैं इस तरह से ये फिल हो जाते हैं, फिल होते हैं, और ये एम्प्टी स्पेसेस इनके दरमियान जो थे ख़त्म हो जाते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और इनके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये टूटते हैं और दोबारा बनते हैं, टूटते हैं दोबारा बनते हैं। ये इसलिए टूटते हैं और दोबारा बनते हैं ताकि इनके अंदर जो स्पेसेस प्रेजेंट होती है ये फिल हो सके। जब ये फिल हो जाते हैं तो वाटर की डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, हैवी हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर स्पेसेस ख़त्म हो जाते हैं, एम्प्टी स्पेस इनके अंदर मौजूद नहीं होता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या करते हैं, एम्प्टी स्पेसेस को ये ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन जब
टेम्परेचर को हम डिक्रीज़ कर लेते हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी हम इसको डिक्रीज़ कर लेते हैं और ये क्या बन जाता है, आइस में कन्वर्ट होता है। जब आइस में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसकी हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं टूट सकती और दोबारा नहीं बन सकती, और इनके दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, ये वाले जिस तरह स्पेसेस होते हैं, ये एम्प्टी रह जाते हैं और इसी वजह से इनकी डेंसिटी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, और ये फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। इस फिगर में अगर आप देखें तो इसके अंदर ये हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस है, ये आइस का हमारे पास फिगर है। ये एम्प्टी स्पेसेस तब बनते हैं जब वाटर की टेम्परेचर को हम डिक्रीज़ कर लेते हैं और वो कन्वर्ट होता है इनटू सॉलिड। जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम इनके अंदर ये स्पेसेस रह जाती हैं। लिक्विड फॉर्म में इनके अंदर स्पेसेस नहीं रहती क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन होती है और दोबारा फॉर्म होती है और स्पेसेस को डिक्रीज़ कर दिया जाता है या कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जाता है। जबकि आइस में स्पेसेस को ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ये एम्प्टी स्पेस रह जाते हैं जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी कम हो जाती है और ये फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। Ice flows on water because of low density. Ice has a giant structure show maximum hydrogen bonding arranged like a lattice. इस शेप को क्या कहते हैं? Lattice. In freezing weather, ice forms on the surface of ponds, lakes, act as insulating layer. अब ये से क्या है इम्पोर्टेंस है कि आइस जो बनती है जब टेम्परेचर बहुत ही सर्द हो जाता है तो उस टाइम जो लेक्स होते हैं या जो हमारे पास डिफरेंट पॉन्ड्स होते हैं उनके सरफेस पे क्या बन जाती है, आइस बन जाती है। लेकिन जब कौन का अगर हम नीचे के अंदर की तरफ देखें तो अंदर हमारे पास वाटर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आइस में कन्वर्ट नहीं होता, और इस तरह से जो सरफेस पे आइस होता है वो प्रोटेक्ट करता है जो अंदर एक्वेटिक लाइफ होती है उसको प्रोटेक्ट करता है इन सिवियर कंडीशन। कोल्ड कंडीशन होती है, कोल्ड इन्वायरमेंट होता है, कोल्ड वेदर में आइस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एक्वेटिक लाइफ को बाय फॉर्मिंग इंसुलेटिंग लेयर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बो ये बस नेक्स्ट में पढ़ लेते हैं, चलो कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं क्योंकि अभी लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा।